हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ई लर्निंग पोर्टल ऑफ अभियंत्रा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज़ एंड पैरेलल मेंबर्स में थर्मल स्ट्रेस की वजह से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उसके इफ़ेक्ट की वजह से लोड और स्ट्रेस की वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कंसिडर कर रखा है दो मेंबर्स, ये एक वन मेंबर एंड दिस इज सेकंड मेंबर। ठीक है, तो ये दोनों आप जैसे देख रहे हो सीरीज़ में है, एंड टू एंड कनेक्टेड है, सीरीज़ में है, और दोनों से यहाँ मैंने सपोर्ट लगा रखा है। ये मतलब कि ये कि जब थर्मल यानी टेम्परेचर इसमें चेंज होगा तो ये फ्री एक्सपेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, तब ये फ्री एक्सपेंशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इसमें कंप्रेशन होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो सपोर्ट्स लगे हैं ये अंदर की तरफ, यानी अंदर की तरफ एक कंप्रेसिव फोर्स लगाई है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा भी रखा है आपको। ठीक है, अब हमने मान लिया कि दोनों मेंबर्स के अंदर कोई ना कोई अल्फा वन, यानी आपका जो अल्फा क्या होता है, अल्फा जो होता है प्रॉपर्टी होती है जो मटेरियल पे डिपेंड करती है ना। सो अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज की वजह से जो आपका कोफिशिएंट आता है वो अल्फा वन आता है। ठीक है, तो हमने माना कि ये जो हमारे पास दो मेंबर्स गिवन हैं इसमें कोई ना कोई, इसमें अल्फा वन आपका है और इसमें अल्फा टू। अब इनकी जो दो लेंथ है, दोनों की अलग अलग लेंथ है। अब अगर मैं कंसिडर करूं जो अगर दोनों मेंबर्स को, तो पहले मैंने कंसिडर किया कि ये मेंबर जो हैं एक तरीके से ये सपोर्ट की वजह से जो चेंज होगा इसमें कंप्रेसिव लोड होगा। ठीक है, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और कुछ इस तरीके से इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, अगर मैंने नॉर्मल चेंज इन लेंथ की बात कर रहा हूँ जो रेजिस्टिंग फोर्स की वजह से लग रहा है। ठीक है, या जो सपोर्ट की वजह से इसमें लग रहा है। ठीक, अब क्या है, अब मैं कंसिडर करता हूं कि इसमें एक्सपेंशन हुआ किस वजह से, टेम्परेचर थर्मल मतलब टेम्परेचर चेंजेस की वजह से इसमें एक्सपेंशन भी हो सकता है। डेट इज कॉल्ड डेल L1, है ना। यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस के अंदर, तो इस केस में मैं कंसिडर करूँगा जो आपके पास जो चेंज इन लेंथ होगा वो क्योंकि एक्सपेंशन की वजह से हो रहा है। सो अगर मैं यहाँ चेक करूँगा तो ये जो है ये टेम्परेचर चेंज की वजह से एक्सपेंशन हो रहा है, यानी इस केस के अंदर जो डेल L1 आ जाएगा वो हो जाएगा आपका अल्फा डेल्टा TL1, क्योंकि वो फर्स्ट मेंबर है। और इस केस के अंदर जो एक्सपेंशन हुआ, ठीक है, वो टेम्परेचर चेंज की वजह से एक्सपेंशन कह रहा हूँ मैं इसको, दिस इज एक्सपेंशन, तो ये हो जाएगा अल्फा डेल TL2। ठीक है, अगर ये अल्फा टू हो गया ये अल्फा वन हो जाएगा क्योंकि दो अलग अलग मेंबर्स हैं। तो यहाँ भी आपके पास एक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा। तो अब होगा क्या, क्योंकि ये दो कंसिडर हैं, केस हम कर रहे हैं दोनों में सपोर्ट लगा है, तो इस केस में होता क्या है कि इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब आप समझिए कि ये जो दोनों मेंबर्स हैं टेम्परेचर चेंज की वजह से एक्सपेंड होना चाह रहे हैं, और ये जो दो सपोर्ट लगे हैं ये इसको वो चेंज को रोक रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। यही हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो होगा क्या, क्योंकि इन दोनों मेंबर्स में कोई चेंज ही नहीं होगा, जो चेंज इन लेंथ होना था वो नहीं हो पा रहा है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर चेंज की वजह से जो फ्री एक्सपेंशन हो रहा है उसको कॉन्ट्रैक्ट कौन सी चीज़ें कर रही हैं, ये दो सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये सपोर्ट दो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअल में जो डेल L1 है वो जो टेम्परेचर चेंज की वजह से हुआ है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो कंप्रेसिव फोर्स के, सॉरी कंप्रेसिव स्ट्रेस जो लगा ये सपोर्ट के द्वारा, उसकी वजह से आपका ये यहाँ पे अगर मैं हुक्स लॉ को फॉलो करूँ तो वो क्या कहता है कि PL/AE। तो यहाँ पे मेंबर्स अलग अलग हो गए, तो L1, A1 और E1, ये डेल L1 की वैल्यू हो जाएगी और डेल L2 की वैल्यू हो जाएगी PL/A2 इंटू E2, इस तरीके से। अब हमने पिछले लेक्चर में एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर आपका केस कौन सा होता है कि
अगर यहाँ दोनों में सपोर्ट लगा हुआ है, कोई भी गैप नहीं है, नो गैप, तो उस केस के अंदर एक इक्वेशन पड़ी थी कि डेल एल बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंज माइनस डेल एल, ये कौन सा हो गया, बिकॉज ऑफ ओक्स लॉ जो मेनली होता है लोड लगने की वजह से, रेजिस्टिव फोर्स की वजह से, तो वो इक्वल्स टू हो जाता है गैप। अब गैप यहाँ है नहीं, ज़ीरो है, तो इस केस में इक्वेशन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डेल एल टी माइनस डेल एल इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास यहाँ पर भी यही इक्वेशन आएगी। यहाँ पे बस क्या हो जाएगा, दो मेंबर है तो समेशन लग जाएगा, समेशन ऑफ डेल एल टी माइनस समेशन ऑफ डेल एल दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अब हम देखते हैं हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही है। तो इक्वेशन हमारे पास बनेगी, ये हो जाएगा आपका अल्फा 1 डेल्टा टी एल 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी एल 2, यही हमने देखा था ऊपर दोनों केसेस में, यहाँ पर और ये यहाँ पर, ठीक है। इतना आ गया हमारे पास, ये ब्रैकेट ना माइनस डेल एल, तो डेल एल ये दोनों केसेस हो जाएंगे, यानी पी एल वन अपॉन ए वन ई वन प्लस पी एल टू अपॉन ए टू ई टू दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो यहां से हमें एक तरीके से मिल जाएगी P की वैल्यू जो आपको क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। अब यहां पे सिग्मा T1 क्या हो जाएगा, सिग्मा T यानी थर्मल स्ट्रेस 1, यानी फर्स्ट मेंबर में थर्मल स्ट्रेस की क्या वैल्यू हो जाएगी, वही पुराने तरीके से P1 अपॉन, अब लोड तो एक ही लग रहा है तो P अपॉन A1, और थर्मल स्ट्रेस इन सेकेंड मेंबर हो जाएगा P अपॉन A2। इस तरीके से लोड आने के बाद ये वैल्यूज भी निकल जाएंगी, ठीक है। तो अभी हमने क्या कंसिडर किया है कि गैप नहीं होगा, जब गैप नहीं होगा तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब जब तो अगर गैप हो जाए तो इसकी कंडीशन क्या बन जाएगी, यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये y हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस के अंदर जो इक्वेशन बनती है आपकी वो क्या बनती है, समेशन ऑफ डेल एल टी माइनस समेशन ऑफ डेल एल इक्वल्स टू गैप, गैप यहाँ पे कितना आ गया y, राइट। तो यहां से आप पूरी इक्वेशन लिख के P की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। और फिर आपको वही थर्मल स्ट्रेस निकालोगे आप P अपॉन A1 और सेकेंड का निकालोगे आप P अपॉन A2। तो आपको इक्वेशन कौन सी, जो आपकी इक्वेशन यहाँ से बनेगी, यहाँ पे जो इक्वेशन बनने वाली है वो क्या बनने वाली है, अल्फा 1 डेल टी L1 माइनस सॉरी प्लस यहाँ पे आएगा अल्फा 2 डेल टी L2, और माइनस का यहाँ पे आ जाएगा P L1 अपॉन AE1 प्लस P L2 अपॉन AE2 इक्वल्स टू गैप। तो ये इक्वेशन अगर आप याद रखेंगे तो आपका अगर गैप ज़ीरो होगा तब भी फॉर्मूला आ जाएगा, मतलब तब भी आंसर आ जाएगा, और गैप अगर ज़ीरो मतलब गैप कुछ होगा तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात होती है मेंबर्स इन पैरेलल सीरीज की कंडीशन, ठीक है। ये कौन सी बात है, सीरीज का कॉन्सेप्ट था ये, ठीक है। अब बात आती है अगर पैरेलल का कॉन्सेप्ट आ जाए हमारे पास, तो पैरेलल के केस में मैंने यहाँ पर एक केस कंसिडर करा हुआ है। मैंने यहाँ पे एक दो मटेरियल्स लिए हैं, ये अलग अलग ए और ए दो बार के मटेरियल से, मतलब दो सेम मटेरियल्स के बार्स हैं, ये मेंबर्स हैं, जिसके बीच में मैंने एक बी मेंबर को सैंडविच कर दिया गया है, ठीक है। वो कोई अलग मटेरियल का मेंबर है, दोनों की लेंथ सेम है। अब दोनों में एक डिफरेंस है कि जो ए मटेरियल है उसका यंग मॉडुलस ई ए हो गया, बी मटेरियल का यंग मॉडुलस ई बी हो गया। दोनों की लेंथ सेम है, दोनों के जो लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो अलग अलग है। अब यहाँ मैं एक केस कंसिडर कर रहा हूँ कि अल्फ़ा जो
बी है वो ग्रेटर है अल्फा ऑफ ए से। इस केस को भी कंसिडर किया, बाद में समझ में आ जाएगा क्यों कंसिडर कर रहे हैं। अब अल्फा अगर हमारा ग्रेटर है ए वाले मटेरियल के अल्फा से, तो इसका क्या मतलब हो गया, यानी जो लीनियर एक्सपेंशन, वो क्या कोफिशिएंट है लीनियर एक्सपेंशन का, विच मीन्स जो बी मटेरियल है उसमें जो एक्सपेंशन है वो ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन टू ए मेंबर। ठीक है, अब होता क्या है कि जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसमें अगर फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जो डेल्टा टी की वैल्यू आपकी क्या निकलती है, दैट इज टी एफ माइनस टी आई सॉरी। अब अगर हम इस मेंबर को कंसिडर करें, इसका अल्फ़ा ए लीनियर कोफिशिएंट है, इसका अल्फ़ा बी हो गया और इसका अल्फ़ा ए हो गया। ठीक है, अब जैसे कि हमने कंसिडर किया है कि अल्फ़ा बी ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, तो अगर अल्फ़ा बी हमारा इतना एक्सपेंड कर गया, ठीक है, अब होता क्या है, जब भी पैरेलल में कंडीशन होती है तो तीनों मेंबर, क्योंकि हमने क्या किया है कि इन तीनों मेंबर को आपस में या तो वेल्ड कर दिया है या आपस में जोड़ दिया है। अब अगर इसमें इन तीनों मेंबर, अगर इस पूरे मेंबर में डिफॉर्मेशन होता है, एक्सपेंशन होगा या कंप्रेशन होगा, तो जो भी होगा वो साथ में होगा, लेकिन हमने तो ये कंसिडर कर रखा था। अब होगा क्या कि बी जो एक्सपेंड करना चाहता है वो मान लीजिए आप इतना एक्सपेंड करना चाहता है, अगर ये तीनों मेंबर आपस में जुड़े नहीं होते तो इतना फ्री एक्सपेंड करता है, ठीक है, और जो ए करना चाहता है वो बी से कम करेगा, मान लिया हमने इतना करना चाहता है। ठीक है, ए जो है इतना करना चाहता है, बट होगा क्या, नहीं कर पाएंगे ये इतना। मतलब अगर मैं देखूं, जब बी जो फ्री एक्सपेंशन करना चाहता है उसमें क्या होगा कि ए उसको अपोज करेगा एक्सपेंड करने से, ठीक है, और जो ए जितना एक्सपेंड करना चाहता था, मतलब जितना एक्सपेंड कर रहा था, उसमें बी क्या कहते हैं, उसको एक्सपेंड थोड़ा और कर देगा, क्योंकि बी एक्चुअल में क्या कहते हैं ज़्यादा एक्सपेंड होना चाहता है, लेकिन ए उसको अपोज करेगा। ठीक है, तो होगा क्या, इस दोनों पूरे जो मेंबर में एक इक्विवेलेंट यानी एक फाइनल इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी, जहाँ पे फाइनल इक्वेशन आएगी जहाँ पे वो ए और मतलब पूरे मेंबर्स इतना इलोंगेट एक्सपेंड करेंगे एक तरीके से। तो ये मैंने मान लिया ए ने इतना ज़्यादा एक्सपेंशन किया है, ठीक है, ये बी का एक्सपेंशन हो गया और ये हो गया आपका ए का एक्सपेंशन। अब करना चाहता था ए यहां तक, यानी ये मैंने मान लिया ए से बी और ये बी से सी और ये डी, ठीक है, लेकिन ए ने यहां तक एक्सपेंशन कर लिया, कहां तक, सी तक, ठीक है, तो ये आपका आ गया फाइनल एक्सपेंशन। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि बी में क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, बी में कंप्रेशन हो रहा है, तो इस कंप्रेशन को क्या बोलूंगा मैं, कंप्रेसिव थर्मल स्ट्रेस, कंप्रेसिव थर्मल स्ट्रेस, ठीक है, और ए में क्या हो रहा है, ए में टेंसाइल मतलब इलोंगेशन हो रहा है, यानी टेंसाइल थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अगर मैं इसको देखूं हो क्या रहा है, अगर मैं तीनों केस को कंसिडर करूं तो एक तरीके से
ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका ए है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टेंसाइल फोर्स लग रहा है P और यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है P। अब आप इसको देखिएगा, अगर ये P फोर्स इस तरीके से लग रहा है, आप ये मत कहना कि इम्बैलेंस फोर्सेस हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, ये जो A मेंबर है इसमें जो लोड लग रहा है वो सेम ही लोड है। मतलब अगर मैं बात करूं, ये 10 है, ये 10 है, तो दोनों अलग अलग 10 में मान रहा हूं, लेकिन ये जो P लगेगा वो 20 होगा। ठीक है, उतने को रेजिस्ट करने के लिए यानी रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ये 20 लगाएगा। इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये इम्बैलेंस फोर्सेस नहीं है, बैलेंस ही है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें, पुश कहाँ हो रहा है, पुश ऑन बी इक्वल्स टू पुल ऑन ए, जो भी अभी मैं बता रहा था। ठीक है, दिस इज ए बी ए। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं सिग्मा ए, अगर मैं लोड की बात कर रहा हूं, सिग्मा ए इंटू यानी स्ट्रेस इंटू एरिया, ए ऑफ ए दैट इज टेंसाइल, दैट इज सॉरी थर्मल स्ट्रेस की वजह से, एंड सिग्मा बी इंटू ए बी, ये दोनों चीजें आपकी इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, तो यहां से आपको इक्वेशन मिलती है ये ए। ठीक है, स्ट्रेस की एक इक्वेशन मिल गई आपको, जिससे आप, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे आपके पास दो अननोन है, एरिया आपको पता होगा लेकिन स्ट्रेस की वैल्यू नहीं पता, दो अननोन है, तो आपको एक और इक्वेशन चाहिए वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए। तो उस इक्वेशन को आप कैसे निकालोगे? सो हमारे पास यहाँ पर जो इक्वेशन आ गई है वो क्या आ गई है, स्ट्रेस ए इन और स्ट्रेस बी के अंदर एक रिलेशन आ गया। अब हमारे पास दो अननोन है, तो हमें एक और इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी जिससे हम इन दोनों अननोन्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकें। तो उसके लिए मैं क्या कंसिडर करता हूँ, मैं एक चीज़ देखता हूँ, जो हमारे पास कंप्रेसिव थर्मल स्ट्रेन है वो किसके अंदर है, हमारे पास मेंबर बी के अंदर है। तो मेंबर बी के अंदर मैं एक बार चेक करता हूँ कि हमारे पास स्ट्रेन की वैल्यू क्या आ रही है। तो अगर मैं चेक करूँ, उसको मैं बोलूँगा एप्सिलॉन बी इक्वल्स टू, वो क्या हो जाएगा, एक बार अगर हम इस डायग्राम में देखें तो बी के अंदर जो कंप्रेसिव स्ट्रेन आ रहा है वो क्या आ रहा है, सी डी, यानी चेंज इन लेंथ क्या आ रही है, सी डी आ रही है, राइट। क्योंकि इतना होना चाहिए था एक्सपेंशन, लेकिन नहीं हुआ, इतना कंप्रेस हुआ वो, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सी डी अपॉन ओरिजिनल लेंथ जो कि है एल। अब सी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर फिगर से देखें अगर मैं, तो सी डी को मैं लिख सकता हूँ ए डी माइनस आपका ए सी, यही लिख सकता हूँ सी डी को, ए डी माइनस ए सी। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ए डी माइनस ए सी, ए डी माइनस ए सी अपॉन एल, यानी ये इक्वल हो जाएगा ए डी अपॉन एल माइनस ए सी अपॉन एल। तो आप देखो जो ए सी अपॉन एल है, यानी ये चीज़ ए सी अपॉन एल आपका क्या हो जाएगा, दैट इज आपका कॉमन स्ट्रेन हो जाएगा जो दोनों के अंदर हो रहा है। ठीक है, जो आपका ए मेंबर और बी मेंबर दोनों के अंदर हो रहा है, दैट इज कॉमन स्ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये ए सी बाय एल दैट इज कॉल्ड कॉमन स्ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं एप्सिलॉन बी की वैल्यू चेक करूं, तो अगर मैं थर्मल के टर्म्स में चेक करूं यानी टेम्परेचर चेंज की वजह से, तो वो हो जाएगा अल्फ़ा बी डेल्टा टी एल अपॉन एल। ठीक है, ये आपका चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो यहाँ से एल इज कैंसिल आउट, यानी ए डी बाई एल की वैल्यू ये हो जाएगी, एंड दिस इज माइनस ए सी बाई एल यानी कॉमन स्ट्रेन एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये एक मुझे एक इक्वेशन मिल गई, फर्स्ट इक्वेशन।
ठीक है, यहाँ से मैं बोल दूंगा सेकेंड इक्वेशन के लिए टेंसाइल स्ट्रेन देखूंगा, टेंसाइल स्ट्रेन इन ए, क्योंकि ए के अंदर टेंसाइल स्ट्रेस और स्ट्रेन है, ठीक है। तो एप्सिलॉन ए इक्वल्स टू, यहाँ से अगर मैं चेक करूं ए के अंदर कितना स्ट्रेन है, ये हो जाएगा आपका बी सी, राइट। जो चेंज इन लेंथ है वो क्या है, बी सी अपॉन एल, तो ये आ जाएगा यहाँ से बी सी अपॉन एल ओरिजिनल लेंथ, और बी सी की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ ए सी माइनस ए बी अपॉन एल, ए सी माइनस ए बी अपॉन एल, ठीक है। तो ए सी बाय एल ये आपका क्या है, कॉमन स्ट्रेन, और ए बी बाय एल तो ये आपका है कॉमन स्ट्रेन। सो जो ए सी बाय एल है वो क्या हो जाएगा आपका एप्सिलॉन माइनस ए बी बाय एल। तो ए बी को आप लिख सकते हो अल्फ़ा ए, क्योंकि ए टर्म ए मेंबर में आपका थर्मल स्ट्रेन है, तो अल्फ़ा ए डेल्टा टी इंटू एल अपॉन एल, तो इस एल से ये एल कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा एप्सिलॉन माइनस अल्फ़ा ए डेल्टा टी, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अगर आप दोनों स्ट्रेन को ऐड कर देते हो, यानी एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन बी जो ऊपर इक्वेशन से मिला इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, तो आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, अल्फ़ा तो आपका सॉरी एप्सिलॉन तो कॉमन स्ट्रेन तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए इंटू में डेल्टा टी, ये मिल जाएगा। अब अगर मैं देखूं एप्सिलॉन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी स्ट्रेस इन ए अपॉन यंग मॉडुलस इन ए, और स्ट्रेन इन बी की वैल्यू हो जाएगी स्ट्रेस इन बी अपॉन यंग मॉडुलस इन बी। तो यहाँ से आप इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपको मिल जाएगा सिग्मा ए अपॉन यंग मॉडुलस ए प्लस सिग्मा बी अपॉन यंग मॉडुलस बी इक्वल्स टू अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए डेल्टा टी। तो इस इक्वेशन को आप नाम दे दो बी, तो ये आपकी बी इक्वेशन है, और ए इक्वेशन आपने ऊपर से निकाली यानी ये रही। इन दोनों इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा, सिग्मा ए और सिग्मा बी की वैल्यूज, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा बी पहले आ रहा है, यानी आपका अल्फ़ा ग्रेटर था इसलिए पहले आया। इफ़ अगर मैं यहाँ केस कंसिडर करूँ, अल्फ़ा ए अगर हमारा अल्फ़ा बी से ग्रेटर होता तो यहाँ पे कुछ नहीं बदलता, सिर्फ इस इक्वेशन में बदलता, तो ये बदलता कि यहाँ पर आपका ए पहले आ जाता, यानी अल्फ़ा ए पहले आ जाता, और ये इक्वेशन चेंज होके इस तरीके से बन जाती, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप स्ट्रेस की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो, फिर आपका जो भी क्वेश्चन में नीड होगा वो आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके बेसिस पर एक न्यूमेरिकल जो कि हमारे सामने है, दैट इज डिटरमाइन टेम्परेचर इंक्रीज दैट विल कॉज ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंपोजिट रॉड ऑफ 36 मेगा पास्कल। और ये हमें एक फिगर दे रखी है जहाँ पर एक सपोर्ट से फिक्स्ड है, स्टील और एल्युमिनियम सीरीज के अंदर है, आप जैसे कि देख रहे हो, ठीक है। और बीच में आपका गैप के बाद यहाँ एक सपोर्ट है, सपोर्ट में ऐसा कुछ होगा, ठीक है। और ये गैप हमको दे रखा है 0.3 mm, लेंथ ऑफ स्टील दे रखी है, लेंथ ऑफ एल्युमिनियम दे रखी है, और आपको कुछ कंडीशंस भी दे रखी हैं, यानी अल्फ़ा की वैल्यू और यंग मॉडुलस की वैल्यूज़ भी दे रखी हैं, स्टील और आपकी क्या नाम है इसका, एल्युमिनियम की, ठीक है। तो अब आपने अगर देखा होगा जब भी गैप वाले क्वेश्चंस होते थे तो एक रिलेशन देखा है इसमें, कौन सा रिलेशन, कि समेशन ऑफ डेल्टा एल माइनस ऑफ किसकी वजह से, थर्मल स्ट्रेन की वजह से, सिग्मा यानी समेशन डेल्टा एल
ये किसकी वजह से, ये हुक्स लॉ वाला जो केस था, यानी लोड यानी रेजिस्टिंग फोर्स की वजह से जो स्ट्रेन, जो चेंज इन लेंथ आ रहा है आपका, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू गैप। तो यहाँ पे आप लिखते थे क्या कि अल्फा डेल्टा टी एल ड्यू टू, ये किसका है, स्टील का, प्लस अल्फा डेल्टा टी एल ये किसका है, एल्युमिनियम का, माइनस आपका पी एल अपॉन ए ई ये किसका है, आपका स्टील का, प्लस पी एल अपॉन ए ई ये किसका है, आपका एल्युमिनियम का। ये वैल्यू किसके इक्वल है, 0.3 के, क्योंकि वो ही हमें आपका गैप दे रखा है, ठीक है। तो होता क्या है, कंडीशन आप देखोगे जो ऊपर आपने पढ़ी, सीरीज और पैरेलल दोनों की कंडीशन के अंदर जो फोर्स होता था, मतलब पहले जो पढ़ा आपने, जो आपका रेजिस्टिंग फोर्स होता था P1 दोनों मेंबर में, सीरीज और पैरेलल में दोनों में इक्वल रहता था, आपने देखा था, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि आप यहाँ से सिग्मा की जो वैल्यू है, सिग्मा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, हमारे पास हमें दे रखी है, जो कंप्रेसिव फोर्स होगी वो होगी P/A, जिसे आप कहोगे 36 मेगा पास्कल, विच इज इक्वल्स टू 36 न्यूटन पर mm², ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज पुटअप करनी है। तो अल्फा एस की वैल्यू कितनी है, 209 इंटू 10 की पावर -6 इंटू यहाँ डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज की वैल्यू क्या हमें दे रखी है, वही हमें निकालना है एक्चुअल में, ठीक है। तो डेल्टा टी एज इट इज इनटू लेंथ, लेंथ हमें स्टील की दे रखी है 250, आई थिंक, यस 250 आ गया यहाँ पे, ठीक है। प्लस अब हम करेंगे 23.9, शायद सेकेंड वैल्यू दे रखी है, यस 23.9 इंटू 10 की पावर -6 इंटू डेल्टा टी इंटू 350, क्योंकि एल्युमिनियम की लेंथ हमें 350 दे रखी है, ठीक है। -36 आपको दे रखा है, यहाँ से हम P/A कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि वो दोनों के दोनों सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि हमें इसका एरिया नहीं दे रखा, तो आप एज्यूम कर लोगे कि एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है। तो P/A आपका सेम आ जाएगा, दैट ये जो वैल्यू होगी, तो 36 आपका बाहर आ गया कॉमन, अंदर बचेगा आपका, अब 36 यहाँ पे आ गया। अब आपको क्या वैल्यू रखनी है यहाँ पे, लेंथ, लेंथ जो है आपकी, यहाँ पर आप चेक करोगे, लेंथ जो स्टील है वो 250 है और यंग मॉडल्स कितना है 207, तो 250 अपॉन 207 इंटू 10 की पावर 3, अगर मैं न्यूटन पर mm² में कन्वर्ट कर दूंगा, प्लस इसकी लेंथ 350 है, इसको मैं कन्वर्ट, इसका जो यंग मॉडल्स हो गया 73 इंटू 10 की पावर 3, ये जो इक्वल है वो हमारे किसके इक्वल है, 0. ठीक है। तो यहाँ से जब आपकी वैल्यू निकलेगी डेल्टा टी की, वो वैल्यू निकलेगी 37.75 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट कर लीजिए आप, बस कैलसी से आपको कैलकुलेट करना है, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही रहेगा, छोटा लेक्चर है आज का, ठीक है। अब हम न्यूमेरिकल्स पार्ट करना है अब हमें, तो वो हम लाइव क्लास गूगल मीट पे करेंगे, जितना भी न्यूमेरिकल पार्ट है, ठीक है। तो वहाँ पर हम करेंगे, तो काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं, तो वो उस क्लास में हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपकी यूनिट नंबर 1 फिनिश हो रही है, लेकिन हम जो मैंने आपको वर्कशीट इसकी सेंड करी है, ठीक है, वो आप एक बार देख लीजिए, और तो वर्कशीट आप कर लीजिए, ठीक है। वर्कशीट पर मैं एक लेक्चर और निकालूंगा, इसका लास्ट जो लेक्चर होगा, जिसमें हम वर्कशीट के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हमारी यूनिट 1 फिनिश हो जाएगी और यूनिट 2 स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, ठीक है, अपने कॉलेज ग्रुप्स में और अदर जगह शेयर करिए, ठीक है, जिससे, और प्लीज़ लाइक करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच आज के लेक्चर के लिए, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में।